आइए कुछ स्टॉक्स जहां पर फोकस करते हैं और जहां तेज गिरावट का माहौल है उन्हीं पर एक बार जरा चार्ट्स पर राय ली जाए। IIFL 283 का लेवल है इस वक्त, और जरा एक बार सुदीप जी से राय ली जाए चार्ट्स पर। सुदीप जी, इसका पेंदा का है बॉटम। अनिल जी, आईआईएफएल का चार्ट देखे तो यहाँ पे जो है सबसे स्टॉक में वीकली चार्ट्स पर हम देखें तो जो है पिछले 3-4 सप्ताह से जो एक शार्प फॉल आया है। अब स्टॉक 282 के करीब है। इसमें अपना जो मार्च अप्रैल 2024 पूरे 2024 साल का जो एक स्विंग लो था स्टॉक, अब उसको तोड़ के उसके नीचे सस्टेन हो रहा है। तो मुझे लग रहा है जो हिसाब से मोमेंटम है काफी नेगेटिव है, काफी करेक्शन, बड़ा करेक्शन आ चुका है। इनफैक्ट स्टॉक आधा हो चुका है, अपने पीक से आधे से भी ज्यादा गिर चुका है। तो यहाँ पे बॉटम फिशिंग करने की मेरी राय नहीं रहेगी। जो हिसाब से मोमेंटम नेगेटिव है स्टॉक में, इनफैक्ट मार्केट रिकवर भी होते तो कहीं और बढ़िया स्टॉक्स होंगे जो ज्यादा अच्छे से रिकवरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे कोई अभी यहाँ पे नेगेटिव मोमेंटम ही नजर आ रहा है। 260 265 का लेवल आ सकता है ऊपर की तरफ। रेजिस्टेंस अगर देखें तो कौन सा ऐसा लेवल जिसके ऊपर स्टॉक रिकवर कर सकता है, तो 299 301 का जो जोन है उसके ऊपर एक हल्का सा बॉटम फॉर्मेशन एक्टिविटी स्टार्ट हो सकता है। इस बीच बैंक निफ्टी हरे निशान में लौटता हुआ दिख रहा है, लगभग 40 अंक ऊपर है इस वक्त, 48,150। तो आज बैंक निफ्टी ने निफ्टी को सहारा देने का सोचा है, अच्छी बात है। और सहारा देने का काम कर रहा है सबसे बढ़िया सिद्धार्थ जी की देश की तिजोरी SBI। SBI के चार्ट्स में क्या कुछ कड़क और मजबूत होने के संकेत हैं? कुणाल जी से सवाल पूछना चाहता था लेकिन तबीयत उनकी खराब है। बंसल जी चार्ट देखकर राय दें SBI के चार्ट्स पर। अनिल जी, मैं स्टेट बैंक पे राय दूंगा, लेकिन उससे पहले एक राय देना चाहूंगा। कल अनिल जी, नेहा जी ने एक सवाल पूछा था BEL पर और मैंने लेवल शेयर करे थे। उसके बाद आपने 2 मिनट मुझसे वार्तालाप करी थी। तो अनिल जी, वो जो कल लेवल्स दिए थे 260 के, कि 260 का पिवट टूटेगा तो स्टॉक एक्शन में आएगा, पॉजिटिव क्रॉसओवर लीडिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिलेगा। तो 260 के लेवल्स अनिल जी BEL के अंदर इस फियरफुल एटमॉस्फेयर के अंदर टूटते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस पर खरीदारी की राय अनिल जी 254, मतलब कि जो आज के लोज हैं उससे थोड़ा सा कुछ पैसे ऊपर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 254 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और टेक्निकली 268 के टारगेट के लिए इसको खरीदना चाहिए। तो अनिल जी, लेवल्स दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आप प्लीज नोट कर लीजिए। 254 का स्टॉप लॉस, 268 का टारगेट। BEL पर खरीदारी की राय है, कटसी नेहा जी को है। और अनिल जी, रिवर्स बिगुल भी बजा दीजिएगा। एक बार मैं स्टेट बैंक पर राय दे दूं। स्टेट बैंक के अंदर भी अनिल जी पिछले 2 दिनों के हाईस के ऊपर स्टॉक निकला है। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर अनिल जी लीडिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिल रहा है। तो एक ऑलरेडी अनिल जी बाय कॉल दे चुका हूं। खराब वातावरण के अंदर इतना मतलब कि बॉर्नविटा नहीं पिया है कि दूसरी बाय कॉल भी बैक टू बैक बाय कॉल दे दूं। बट टेक्निकली स्टॉक बाय मोड के अंदर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी, फ्रॉम एन इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, टेक्निकली मजबूत है SBI, इंट्राडे बाय मोड में है फिलहाल। BEL पर खरीदारी करने की राय, 254 का स्टॉप लॉस, 268 का टारगेट। बिगुल बंसल जी के लिए बनेगा बैकवर्ड इंटीग्रेशन का। लेकिन उससे पहले कुणाल जी कुछ राय देना चाहते हैं, तो इसी से पहले कुणाल जी से एक बार राय ले ली जाए। जी कुणाल जी। नहीं अनिल जी, मैं केवल ये कह रहा था कि मैं जवाब देने में पूरी तरह तैयार हूं अनिल जी। और अगर आप बंसल जी से इस प्रकार प्रश्न करते रहेंगे तो अनिल जी आप प्रश्न करेंगे स्टेट बैंक पर, वो बात करेंगे BEL पर। हाँ। तो इसीलिए अनिल जी बेहतर ये रहेगा कि मेरे प्रश्न मेरे को ही देने। अच्छा बंसल जी, मजे की बात देखो, बंसल जी ये नहीं बोल रहे हैं कि कुणाल जी का सवाल कुणाल जी से पूछो। वो आपका भी सब कुछ वो ऑन ए टाइम हड़प जाना चाहते हैं। मैं वही प्रूव करने की कोशिश कर रहा, हेंस प्रूव्ड। आइए, बिगुल बेमिसाल बंसल बैकवर्ड इंटीग्रेशन के साथ। ओके, तो ये है आपके लिए बंसल जी की तरफ से BEL में खरीदारी करने की राय। आइए, वागले साहब भी है तैयार अपने बिगुल के साथ। वागले का वंडर। वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, कल अगर आपको याद होगा हमने वोल्टास में कंडीशनल बाय दिया था 1376 के ऊपर। आपका सुबह का कल का कॉल था, मैंने कहा था 1376 पार होते ही बाय करना है, जो आज हुआ है। अभी 1380-81 है। मेरे लिए ये बड़ा वाला ब्रेकआउट है। अनलेस मार्केट वन वे यहां से टैंक हो, मुझे लगता है वोल्टास 1420 1450 तक जाने के लिए तैयार है अगले 1 से 2 दिनों में। तो उसके लिए प्ले कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस 1360 के हल्का सा नीचे होना चाहिए। ओके, वोल्टास पर वो राय आती हुई 1450 के टारगेट के लिए करे खरीदारी। लेकिन आइए, अब वक्त हुआ है अनिल सर के ओपनिंग के 0-0 का।
टर्न अराउंड है, कोई हीरो तो होगा आपके पास? नहीं, हीरो है ना, बिल्कुल है, हीरो भी है, जीरो भी है। तो पहले तो मैं आपको हीरो बता दूं। जी। हीरो एक तो वही जिसका अभी जिक्र हुआ, वोल्टास। हाँ। आपको याद होगा, हम कल भी बात कर रहे थे, परसों भी कर रहे थे, आई मीन नेक्स्ट वीक, लास्ट वीक भी। ये हर गिरावट में अब ये बायोन डिप्स वाला स्टॉक हो गया, और ये समर सीजन को खेलने के लिए सबसे बड़े। कल दो स्टॉक का जिक्र किया था, वरुण बेवरेजेस और वोल्टास, क्लोजिंग वाले शो में, और दोनों मजबूत आपको देखो ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो वोल्टास पहला हीरो, पूरे हफ्ते भर का हीरो बनने की तैयारी में है। दूसरा है एसबीआई। एसबीआई आज इसलिए हीरो है कि एसबीआई ने बैंक निफ्टी को मच नीडेड सपोर्ट दिया है। अगर आज सोचो एसबीआई की लीडरशिप नहीं होती तो हाल और ख़राब ज़्यादा हो सकता था। 22,000 के नीचे टिकना बैंक निफ्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। तो इसलिए एसबीआई बैंक निफ्टी को भी मजबूत कर रहा है। एचडीएफसी आईसीआईसीआई को भी कह रहा है कि आप मेरे साथ आइए ऊपर। बैंक निफ्टी को ग्रीन में लेकर आया है और निफ्टी को भी गिरने से बचा रहा है। तो आज के मेरे ये दो हीरो हैं इमीडिएटली। जीरो में एक ही स्टॉक, इनफैक्ट दो भी दे सकता हूँ मैं। पहला तो है आपके लिए आईआईएफएल। लगातार वायदा कारोबार में जब से शामिल हुआ तब से बार बार लगातार कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक थोड़ा सा, नो डाउट, निचले स्तर से थोड़ी रिकवरी ज़रूरी है, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा है जो स्टॉक में आना चाहिए। एक कैश का स्टॉक है जो हमारा फेवरेट रहा है, एक्चुअली आईएफएल भी हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है, और एक और फेवरेट रहा है, वो है अरविंद लिमिटेड। आज सरप्राइजिंगली 8% नीचे मैंने देखा है सुबह सुबह। कोई ऐसी खबर सुनने में तो नहीं आई, लेकिन 8% की तेज़ गिरावट अब 7% की है। तो आज दो ऐसे जीरो स्टॉक है जो हमारे पसंदीदा रहे हैं, लेकिन आज के हैं। तो कई बार लोग लगता है कि हमारे अगर फेवरेट है तो हम उसको लिए ख़राब नहीं बोलेंगे ऐसा, लेकिन वो एक साल 2 साल का व्यू अलग होता है, 1-2 दिन का व्यू अलग होता है। तो आज के लिए दो स्टॉक हैं जो हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहे, लेकिन आज दोनों ही जीरो हैं। चलिए कुछ एक और स्टॉक्स पे जरा फोकस करते हैं जहां टर्न अराउंड दिख रहा है। बीएससी शुरुआत यहां पर नेगेटिव नोट पर हुई थी, लेकिन अब देखिए यहां पर 4444 के लेवल और 0.2% की स्ट्रेंथ दिख रही है। सुमित जी, बीएससी का चार्ट ओपन करिए, बताइए क्या करना है। देखिए स्टॉक के अंदर पुल बैक देखने को मिल सकता है। स्टॉक के अंदर एक गिरावट के बाद आज बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें अभी ऊपर में हडल का ब्रेक होना जरूरी है। 4450 का अभी भाव चल रहा है। ऊपर के अंदर 4550, 4600 ये ऊपर के इमीडिएट बाउंस बैक के टारगेट हो सकते हैं, और 4600 का लेवल टूटने के बाद फिर इसके अंदर मोमेंटम बनेगा। तो जब तक 4600 का लेवल नहीं टूटता है तब तक इमीडिएट 4600 का ऊपर में रेजिस्टेंस और 4300 का नीचे में सपोर्ट, इस रेंज में ये ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। फ्रेश मूव 4600 के ऊपर बनेगा। चलिए एक बार इरडा पर भी फोकस कर लेते हैं। नई नवेली एंट्री वायदा में, और कुणाल सर आप बता पाएंगे इरडा क्या करना है इन स्तरों पे सर? पॉजिटिव टेरिटरी में 1.5% ऊपर। देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो नेहा कमजोर दिखता है। जरूर आज आपको एक पुल बैक देखने को मिल रहा है और बाजार कमजोर है, बावजूद उसके इसमें कुछ तेजी देखने को मिल रही है, तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो कमजोर दिख रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कारण है कि इसमें खरीदारी करें या एवरेज करें इन स्तरों पर। स्ट्रक्चर कमजोर है। स्टॉक 160 के एक सपोर्ट को तोड़ चुका है और लगातार उस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जब तक 160 के ऊपर ये वापस से ट्रेड न करने लगे तब तक इसमें स्ट्रेंथ वापस आ गई है, इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं होगा। तो मेरी राय में फिलहाल वेट एंड वॉच करें, स्टॉक और नीचे सरक सकता है। वागले सर एक बार एचएएल का चार्ट ओपन करिएगा। अच्छी स्ट्रेंथ के साथ शुरुआत की है, 3250 के ऊपर है, 0.2% ऊपर। आप खरीदारी करेंगे सर एचएएल का चार्ट देख के अभी? नेहा जी, अगर आपका ट्रेडिंग व्यू है तो मुझे थोड़ा अपसाइड डेफिनेटली दिखता है। 1 से 2 दिन के व्यू से 3400 तक के स्टॉक जा सकता है। वो क्रॉस करके सस्टेन होता है तो मैं कहूंगा कि मीडियम टर्म ट्रेंड भी पॉजिटिव हो गया, 3600 तक के स्टॉक जा सकता है। रिलेटिवली ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। आपको यहाँ पर बाय कर सकते हैं या थोड़ा सा करेक्टिव मूव आ सकता है ये माहौल में, नियरिंग 3200 वहां पर लीजिए। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 3160 के हल्का सा नीचे, और 3420 के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं जो 1 से 2 दिन के व्यू से आ सकते हैं। ओके, ये है आपके लिए हल पर राय आती। आइए जैन साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और जब जुड़े हुए होते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है 9:30 पे शो शुरू करने का। मतलब तो आप समझ ही होंगे, कभी कभार लेट होता तो जैन साहब की वजह से। आइए बिल्कुल जैन साहब के जेम्स। जी जैन साहब बताएं आज का जेम स्टॉक। Yes sir, very good morning अनिल जी once again, और thank you for coming to me। वैसे तो देखिए स्टॉक्स रोज देने में बहुत डर भी लगता है, बट एट द सेम टाइम ये भी कुछ अपॉर्चुनिटीज होती है। कुछ स्टॉक्स ऐसे ऐसे वैल्यूएशंस पे में मिल रहे हैं जो कि आपको नाम नोट करके रखना और आगे लेना है।
करेक्शंस तो आएंगे मार्केट में, और ऐसा नहीं कि करेक्शंस पेरिनियल है और हमेशा आते रहेंगे। हमने मार्केट्स में देखा ऊपर भी जाते हुए, तो लोग बाग नर्वस बहुत हो रहे हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। बट नर्वसनेस के साथ एक चीज और मैं कहूंगा कि अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी आएंगी आने वाले दिनों में। तो अब यही है कि हमें जो भी स्टॉक्स लेने हैं वो साल, 1.5 साल, 2 साल का नजरिया आप जरूर बनाना पड़ेगा। एक्चुअल में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले तो जो भी स्टॉक देते थे बहुत जल्दी टारगेट्स अचीव होते थे, बट अब समय लगेगा। तो एक स्टॉक में थोड़ा सा मैंने भी लार्ज कैप ओरिएंटेशन थोड़ा सा किया है, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप में जो पिटाई हो रही है और उसकी वजह से, हालांकि वहां पे वैल्यूएशन बहुत सस्ते, और काफी कल मैं रिसर्च कर रहा था तो बहुत सारे स्टॉक्स आइडियाज अब बहुत अच्छे लेवल से मिल रहे हैं। बट फिर भी मैं आज एक लार्ज कैप आइडिया लाया हूं, क्योंकि मुझे इस बजट के बाद ये सेक्टर बहुत अट्रैक्टिव लगने लगा, और कंपनी थोड़ी बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है, और वो है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मतलब मैं भाव देख रहा था 27 अक्टूबर 2017 के लेवल्स से भी नीचे चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि अब डाउनसाइड कई बार कोई स्टॉक में बहुत ज्यादा कंटेंट रहे, और उसके बाद वहां से जो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ी है, जो कंपनी उस मतलब आईपीओ, देखिए एक आईपीओ डिबैकल था जीआईसी, और एक यूनिक बिजनेस में है। मतलब आप देखिए जिस बिजनेस में ये कंपनी है, कंपनी करती क्या है, री इंश्योरेंस का काम करती है। मतलब बाकी सब हम जितनी भी कंपनियां देखते हैं वो इंश्योरेंस करती है, और उन्हीं का ही री इंश्योरेंस का काम, जो कि दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसेस में से माना जाता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। और आईपीओ के बाद काफी अच्छा खासा गिरावट आई थी, बट उसके बाद धीरे धीरे संभला। कोरोना के समय पे बहुत टूटा, क्योंकि इंश्योरेंस के बिजनेसेस को ऐसा डर लगने लगा था कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा। और इन्होंने जो कंबाइंड रेशियो होता है, जो कि एक्सपेंसेस और जो भी इनके क्लेम्स होते हैं, और उसके सामने जो प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने वाला था, इस कंपनी ने बहुत अच्छे से मैनेज किया अभी पिछले कुछ सालों में। और बजट में जो 100% एफडीआई किया है, तो उसका सर्टेनली इस कंपनी को बेनिफिट सबसे ज्यादा मिलेगा। मैं बजट वाले दिन भी जो स्टूडियो से हम शो करे तो उसके बारे में बता रहा था, क्योंकि मार्केट पेनिट्रेशन इंक्रीज होगा, री इंश्योरेंस की रेवेन्यू बढ़ेगी, क्योंकि दूसरी और भी कंपनियां आएंगी और पेनिट्रेशन बढ़ता है तो री इंश्योरेंस की रेवेन्यू इनको मिलती है। तो यहाँ कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं, और जिस तरीके का मार्केट शेयर कंपनी लेके बैठी है वो गजब। और कुछ आजकल साइबर सिक्योरिटी, साइबर रिस्क, मैंने अनिल जी को भी सुना है कि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा सेक्टर होगा, और साइबर रिस्क पे ये काफी फोकस कर रही है। हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ये बहुत बड़े मतलब पेनिट्रेशन के थ्रू जा रहे हैं, और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का भी लोगों को इंपॉर्टेंस पता चला। तो ये सारे सेगमेंट्स, और कुछ मार्केट आउटलुक ये है कि ये लोग का जो टारगेट है, कम से कम ये लोग भी 8 से 10% ग्रो करेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया सेक्टर है। इनफैक्ट जनरल इंश्योरेंस एज अ सेक्टर, फिर जीएसटी रिलेटेड कुछ बातें चल रही है, और जब भी रिस्क मार्केट्स में दिखने लगती है तो हमेशा रिस्क रिलेटेड जो स्टॉक्स है और वो इंश्योरेंस ही होती है, तो वहां पे मुझे हमेशा बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज लगती है। और उससे भी बढ़िया बात है, मैं देख रहा था कि करेक्शन इतना बढ़िया हो चुका है, अपने 200 डेमास के आसपास स्टॉक चल रहा है, और ओवरऑल करेक्शन के बाद पहले जो भी मार्केट्स में 526 के लेवल्स थे, वहां से काफी करेक्ट हुआ है, और करेक्ट होने के बाद इन लेवल्स में मुझे लगता है कि 470 490 के लेवल्स के लिए लेना चाहिए, और अपने वेमास 50 वेमास के आसपास है जो 377 के लगभग है। और मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहा था तो वो भी बहुत बढ़िया है, और पिछले कुछ सालों के अगर रिजल्ट्स देखें तो प्री कोरोना पीरियड में जो पैसा कमाती थी उससे एकदम डबल पैसा कमा रही है एज अ कंपनी। सो आई फील कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए। काफी कुछ है बोलने को, बट फिर भी मुझे लगता है कि 470 490 के टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है, बट समय बिल्कुल देना पड़ेगा, कम से कम साल से 1.5 साल। साल 1.5 साल के लिए जीआईसी को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाई 470 490 के टारगेट के लिए। लेकिन आइए देखिए, अच्छी रिकवरी दिन के निचले स्तरों से दिखाई दे रही है। निफ्टी 60-61 पॉइंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे नोटिसेबल रिकवरी तो ब्रॉडर मार्केट्स में। निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप पे नजर डालिए। अब स्मॉल कैप तो ट्रिपल डिजिट लॉसेस से अब डबल डिजिट की तरफ आ गया, 10-15 पॉइंट्स की कमजोरी रह गई है। और मिड कैप पर भी नजर डालें, वहां पर अच्छी स्ट्रेंथ है। 250 अंकों की रिकवरी निचले स्तरों से सेंसेक्स में दिखाई दे रही है। निफ्टी बैंक 270-71 अंक इस समय रिकवर होता दिख रहा है। अब बंसल जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे सर, कोई अपडेट देना चाह रहे थे? जी नेहा, काफी लोग ना पैनिक में है कि कल डाउ जोन्स जो है 650 पॉइंट्स गिरा है, बट टेक्निकली अगर आप देखें तो इंपॉर्टेंट ऊपर से 650 पॉइंट गिरना नहीं है। लो से अराउंड 250 या 249 पॉइंट्स की रिकवरी आई है, नीचे में सपोर्ट लेके डाउ जोन्स ने रिवर्स करा है। तो टेक्निकली अगर आप पूछें तो नीचे का जो अपमूव आया लो से, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला तो फियरफुल लगता है। तो जो कल के लो बने हैं
दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो डिसाइसिवली क्रैक नहीं होते हैं तो चांसेस हैं कि यूएस में कोई रिवर्सल देखने को मिले। नीचे में यूएस मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया और वहीं से रिबाउंड देखने को मिला है। तो ये अपडेट सबसे पहले मैं जी बिजनेस पर हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाह रहा था। नोटेड सर, थैंक यू सो मच उस टाइमली अपडेट के लिए। लगातार डाउ जोन्स पे तो नजर बनी हुई है ही, नजर इनफैक्ट सरकारी बैंकों पर भी बनी हुई है। एसबीआई ने तो मार्केट को और खासतौर से निफ्टी बैंक को पुशअप करने का काम किया, उसके पीछे पीछे और भी सारे बैंक्स हैं जो मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुदीप जी, एक बार यूनियन बैंक पर आपकी राय लेना चाहूंगी। 110 के करीब है, जरा बताइए चार्ट स्ट्रक्चर अभी कैसा लग रहा है, कुछ खरीदारी की जा सकती है आज या आने वाले 1-2 दिनों के लिए? नेहा जी, अगर यूनियन बैंक के वीकली चार्ट की तरफ देखें तो एक स्टॉक अभी भी लोअर जोन पे 104 105 से लेके 115 113 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 6-7 सप्ताह से। यहाँ पे जो जो हिसाब से डाउनफॉल बाकी सारे सेक्टर्स में और स्टॉक्स में पिछले 6-7 सप्ताह में हमने देखा है, वो वहाँ ये वैसा मैग्नीट्यूड का डाउनफॉल हमें यहाँ पे दिखा नहीं है। तो एक तरीके से ये आउट परफॉर्मेंस है, पर मैं अगर बाई करना भी है यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस लेवल है 114 115 का, जिसके ऊपर यदि स्टॉक संभल जाता है और होल्ड करता है तो ये फिर 125 से लेके 128 तक की एक छलांग लगा सकता है। तो 115 का रेजिस्टेंस लेवल है, कंडीशनल बाय होगा 115 के ऊपर सस्टेन करने पर 127 130 के टारगेट्स के लिए, और 115 के ऊपर जैसे ही जाता है जब बाय करेंगे तो 110 का स्टॉप लॉस रखें। एसबीआई पर महत्वपूर्ण अपडेट है, सिटी ने यहां पर रेटिंग अपग्रेड किया है और लक्ष्य भी बढ़ा दिया, 720 से बढ़ाकर 830 का लक्ष्य दे दिया है सिटी की तरफ से अपग्रेड आता हुआ। और देखिए एसबीआई, आज हमने देखा कि इस सुस्त मार्केट में भी अच्छी स्ट्रेंथ दिखी। अब रेटिंग पहले सेल की थी, अब इसको अपग्रेड करके खरीदारी की राय दे दी है। जैन साहब बताइए सर, अब ये जो सरकारी बैंक है एसबीआई, आपसे तो अक्सर बात होती ही रहती है, और कौन कौन से नाम है जो पसंद आ रहे हैं सर? नहीं, देखिए मुझे संभाव प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं और मैं पिछले कुछ हफ्तों से इनफैक्ट ये कहते आ रहा हूं कि मुझे एचडीएफसी बैंक एट दीज लेवल्स लुक वेरी अट्रैक्टिव, आईसीआईसीआई बैंक बहुत बढ़िया लग रहा है, इवन एक्सिस बैंक है, फेडरल बैंक है, और इवन ठीक है पीएसयू बैंक्स में एसबीआई ऑलवेज एक रोबस्ट वो देती है और ये भी करेक्ट काफी हुआ है। इसने वो रेजिलियंस नहीं दिखाई जो हमारे प्राइवेट सेक्टर कजन्स ने इनके दिखाई है। सो ओवरऑल एसबीआई के अलावा मुझे जो समझ में आता है, बैंक ऑफ बड़ौदा समझ में आता है, इवन यूनियन बैंक है इन लेवल्स पे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परफॉर्म पिछले वैसे जो तेजी आई है इसमें ये पर्टिकुलरली ये स्टॉक्स जो दूसरे जो छोटे पीएसयू बैंक्स हैं वो सब बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि इन्होंने पहले ही परफॉर्मेंस दी थी जब मार्केट्स खराब थे, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने जबरदस्त एक पर्टिकुलर ईयर में 2022 वाले साल में आउट परफॉर्मेंस दिया था। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि एसेट क्वालिटी के इंप्रूवमेंट्स और जो सिस्टम्स में अभी जो हमारे रेगुलेटर्स ने जो सिस्टम्स में इंफ्यूज किया उन सब का बेनिफिट है, और रेट कट का भी आगे आने वाले दिनों में बेनिफिट मिलेगा। तो यूनियन बैंक है, बीओबी है, इंडियन बैंक है अगर पब्लिक सेक्टर में आप बात करें, और एसबीआई तो सर्टेनली रहता ही है। बट मुझे समहाउ आई एम फोकसिंग मोर ऑन पब्लिक सेक्टर के जगह पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, जिसमें एचडीएफसी बैंक विल बी वन ऑफ माय टॉप पिक्स। सेक्टर बैंक्स ज्यादा पसंद है जैन साहब को, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। सुमित जी को क्या पसंद है जान लें बिगुल के बाद। सुमित के सुपरहिट। सुमित जी फरमाएं सर। नहीं जी, बाय का स्टॉक है, सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है, 475 475 50 अभी भाव है, 475 475 50 का भाव है। स्टॉक का नाम है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट के अंदर मोमेंटम ऊपर का बनना चाहिए। स्टॉक के अंदर मार्केट खुलने के साथ मोमेंटम ऊपर का बन रहा है और लास्ट 2 से 3 दिनों के हाई के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। 455 460 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है। 455 के स्टॉप लॉस से अंबुजा सीमेंट में खरीदारी करें। 495 का पहला टारगेट, 510 का दूसरा टारगेट, 2 से 4 दिनों का व्यू रख के अंबुजा सीमेंट में खरीदारी करें 495 510 के टारगेट्स के लिए। 495 510 ये है वो लेवल जिसके लिए आप करें खरीदारी अंबुजा सीमेंट में। राय आपके लिए आती हुई सुमित जी की तरफ से। कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स मुझे नजर आ रहे हैं जिन पे सवाल मैं पूछूंगा तो जैन साहब थोड़े प्रसन्न हो जाएंगे। मसलन एमपीएस लिमिटेड, जैन साहब का जेम स्टॉक आज 11% ऊपर है, 2500 के पार निकलता हुआ। जैन साहब कुछ खास खबर इसमें या बस सस्ता हो गया इसलिए बढ़ गया? सस्ता भी हुआ है, बहुत सही बोले अनिल, थोड़े दिन पहले ही रेकमेंड किया था इस स्टॉक को, और आउट परफॉर्मेंस तो गजब की है क्योंकि सेक्टर वैसा है, और हालांकि करेक्ट भी ऊपर के लेवल से 2800 के लेवल से हुआ। और आपको याद रहता है, मैं तो वाकई में आश्चर्य में रहता हूँ, इतना
सब कुछ। और इन दिनों में रिसेंटली दिया था क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत बढ़िया थे, 30 करोड़ के सामने 41 करोड़ का पैट है। और बाकी मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी इस उछाल पे थोड़ा सा इसको यूज करना चाहिए एग्जिट लेने के लिए, क्योंकि मार्केट्स में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है और अगर आपके थोड़े प्रॉफिट्स हो रहे हो तो वहां पे बांधना जरूरी है, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिल रही है नीचे के लेवल्स पे। कल मैं जैसा मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, रिसर्च करें तो वैल्यूएशन बहुत जबरदस्त है। 700-800 ऐसे शेयर्स निकल रहे हैं जो पी मल्टीपल वाइज, प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल वाइज, पेग रेशियो वाइज सस्ते हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि हमें दूसरी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी अगर हमारे पास कैश बना रहेगा, तो इन अपॉर्चुनिटीज में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग को भी करते चले। जो पहले थोड़े दिन पहले हमने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जो गलतियां कई इन्वेस्टर्स ने की है और सबने करते ही हैं, क्योंकि जब मार्केट्स में फ्लो आता है तो जबरदस्त लोगों को और भी तेजी लगती है, वो लास्ट के 5-7% को और कैप्चर करने के रिस्क में काफी बड़ा गिरावट आ जाता है। बट एनीवेज आई फील कि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए। बहुत अच्छा राइज दिया इसने और मल्टीबैगर रिटर्न्स दिया। थैंक यू अनिल जी फॉर द क्वेश्चन। ये है आपके लिए राय एमपीएस लिमिटेड पर। जैन साहब के लिए ढूंढ ढूंढ के शेयर लाता हूं मैं, एकदम देख लीजिए। इस बीच जैन साहब एक और चीज आप